हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे प्रीमियम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए www.gangwarinstitute.com पे जाके आप रजिस्टर करेंगे। पहले रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इन वीडियो लेक्चर को आप परचेस कर सकते हैं। इन वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 के सभी 38 चैप्टर्स को और उनके टॉपिक को कवर किया गया है। करीब 100 घंटे में इन सभी टॉपिक को आप रिवाइज कर सकते हैं और अपने नीट 2020 में बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। तो बताना ये है कि we are here for revision. There is no benefit of revision without vision. If you do not have a vision, then why means what will you have? And what will you do for revision? बात ये है कि ये जो अपना सिलेबस है नीट का, खासकर केमिस्ट्री का, वो लोग नहीं जानते हैं, वो जान ले कि मैं केमिस्ट्री का मास्टर हूँ। तो जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो काफ़ी आसान है। ऐसा मुझे इस कारण से लग सकता है क्योंकि बहुत दिन से मान लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत दिन से मतलब लगभग 40-50 साल हो गए। Maybe because of that. But this is very easy. The syllabus is very easy. The only thing as a student, as a teacher, what I have realized in my life, एक विद्यार्थी और एक शिक्षक होने के नाते जो मैंने रियलाइज किया है कि क्या गलत कर देते हैं। गलत ये कर देते हैं कि जो फर्जी की बातें हैं वो दिमाग में हम लोग भर लेते हैं, तो उससे काम की बातें हट जाती हैं। So what is the purpose of starting this revision is to tell you at the last, हिंदी में बताएं क्या? आश्चर्य से देख रहे थे मतलब अंत में ये रिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे 2 घंटे में हम आपको ये बता दें कि आप इतना काम करके चले जाइए वहाँ परीक्षा के हॉल में तो आपका काम हो जाएगा। अब इसमें 2-3 समस्या आती है। पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ट्रस्ट, भरोसा। अब भरोसा बहुत मुश्किल काम है। मैं भी आपसे कहूँ कि जाओ 5वें फ्लोर से कूद पड़ो, अब मैं लाख कहूँ कि मैं 20 बार कूद चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, तो तुम कूदोगे? ट्रस्ट इज अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम। ट्रस्ट कम्स बाय 2 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज इनोसेंस। जो इनोसेंट बच्चे होते हैं 10वीं 11वीं की, जिनको कुछ नहीं पता होता कि पीएमटी क्या है, उसमें क्या होता है, वो टीचर पे भरोसा करते हैं, जो बताया उसने उन्होंने किया और उनका सब काम हो गया। एक तो ये भरोसे का पहला कारण। दूसरा है कि आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो कुचल गई, अर्थात आपको तैयारी करते हुए ज़्यादा समय हो गया, तो फिर आपको समाज का इतना ज़्यादा वो सब समझ रहे हैं ना, प्रेशर हुआ कि अब आपके दिमाग में कुछ और आता ही नहीं है, तो आपको लगता है कि चलो जो मास्टर बता रहा है वही कर लेते हैं, हो सकता है इसी से हो। इन दोनों के बीच में होते हैं 90% विद्यार्थी और उनके नाना प्रकार के विचार होते हैं। नाना प्रकार में डिफरेंट टाइप के थॉट्स, जैसे ये किताब पढ़ ली जाए, ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए। तो सदियों से मास्टर लोग यही बताते आ रहे हैं, हमारे भी टीचर ने बताया था, हम भी आपको बता दे रहे हैं। आप अगर इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको आज एक बहुत खास बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जानते हैं यूपीएससी एक परीक्षा होती है ना, सिविल सर्विसेज, तो पता है उसका भी एग्जाम जो है वो इंसान ही देता है। आप लोगों को पता थी बात? IIT जेईई भी कौन देता है? मतलब सारा होमो सेपियंस ही दे रहा है सारे एग्जाम। तो उन परीक्षाओं की जो कट ऑफ है वो अराउंड 30%, 40%, 50% है। अपने यहाँ 720 में से 600 नंबर ला रहा है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो पीएमटी का लड़का बहुत बुद्धिमान होता है, जो मैं मान नहीं सकता, एक बात, और दूसरी बात या तो पेपर रिपीट होता है। आप मेरी बात को समझ लें, दोनों बातों में मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की, आपको साबित करने की, कि आप ये जान लें कि 2 बातों में से एक ही बात चल रही हो। या तो पीएमटी का लड़का बहुत होशियार है, आईआईटी वालों से भी होशियार, वो फिजिक्स का बड़ा सूरमा है और केमिस्ट्री का बड़ा सूरमा है, जो मैं कतई मान नहीं सकता। वैसे भी बायो पढ़ने से बुद्धि कुंद हो जाती है। तो आप ये सोचें कि इस बात में अगर सच्चाई नहीं है तो 720 में से 600 नंबर, दैट इज द कट ऑफ राइट नाउ, दैट इज नॉट द टॉप।
मतलब हिंदी में कहने का मतलब ये कि उतने पे तो कॉलेज मिल रहा है। पिछले साल का डेटा उठाए 550 के करीब तो कॉलेज मिला है शायद, है ना, और ज्यादा ही पे मिला है ना। अब अगर इतना नंबर परीक्षा में आप लेके आ रहे हैं तो इसके दो ही कारण है, either the students are very intelligent that they can never consider just by watching your face and my face every day in the mirror. So I have 100% confidence that the students are not that intelligent. But the second reason is again the most important reason, that the paper is repeated. पेपर का मोस्ट ऑफ द कंटेंट रिपीट होता है। तो कहें साहब कहाँ से रिपीट होता है ये बता दो। ये संसार में सब आदमी बता रहे हैं, कोई नई बात नहीं बताऊंगा। जैसे आपको रोज आपके माता पिता बताते हैं कि 4 बजे उठना रहता है, बताते हैं कि नहीं? लेकिन क्या उससे हम 4 बजे उठने लगते हैं? दैट इज द थिंग। तो कुल मिला के मैं आपको वो बताऊंगा दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और वो बताऊंगा और वही बताऊंगा, पूरी ईमानदारी से बताऊंगा, एकदम सिंसियरिटी के साथ बताऊंगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। मतलब मेरा उधर से कोई लेना देना नहीं, वरना बड़ी इरिटेशन होती, बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती, मन कहता है कि डंडा मारना शुरू करेंगे। लोग कहते हैं कि कल वो पीरियोडिक टेबल आज पढ़ाने जा रहे हैं, तो कल जो है 20 तक एटॉमिक नंबर याद करके आना, अगले दिन चले आते हैं ऐसे मूव, तो वो थोड़ा सा मतलब तकलीफ होती है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको बताऊंगा वो आप करें, तो यू विल गेट द रिजल्ट्स, दैट्स ऑल। And rest, nothing is new, everything is old, and you know well. So we should begin with this. You have got this paper. So the first chapter is, हाँ एक बात है, सदियों से मैं पूछ रहा हूँ, कोई बताता नहीं। कोई कुछ पूछना चाहता है इस बारे में, कोई अपनी राय देना चाहता है तो दे सकता है। If anybody want to ask anything about examination, I can answer him as an expert right now because I have mic. So I am expert. तो कोई अगर इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। कोई कभी पूछता नहीं है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक विद्यार्थी के तौर पे भी आपकी तरह था, पहले बैठा था। मैं आपको बताऊं, मेहनत करना आसान काम नहीं है, लेकिन इसको करने से इंडिया में फायदा बहुत मिलता है। इंडिया एक बहुत ही पॉपुलस कंट्री है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। मेहनत नहीं करोगे तो आपको सब जगह लाइन में ही खड़े रहना पड़ेगा, और बाकी सब आप जानते हैं ना। तो इसलिए वर्क हार्ड का एक ही तरीका है, वर्क हार्ड, और दूसरा कोई तरीका नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा और बड़ा आनंद आएगा, ये सब कहीं होता नहीं, ये सब मिथ्या बात। मैं बताऊं, जिस टाइम पे मैं तैयारी कर रहा था लास्ट टाइम, तो जब AIPMT का एग्जाम हो गया तो AIPMT का प्रीलिम्स दे के आया, तो प्रीलिम्स में नंबर मिला था 85%, 85%, रिकॉर्ड था उस बार। तो मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले। मेंस के एक दिन पहले नहीं, 10-5 दिन पहले से किसी कारण से कुछ लोगों से झगड़ा वगड़ा हो गया, डिस्टर्ब हो गया मैं, तो मेंस में फिर पेपर एकदम खराब हो गया। फिर 20-25 दिन का समय आया, CPMT आई, तो मेरी आत्मा रो रही थी। मुझे लगता था मैं पढ़ते पढ़ते मर न जाऊँ। मतलब मैं बहुत दुखी था पढ़ने से को लेके, बट देयर वाज नो चॉइस लेफ्ट विथ मी, सो आई वर्क। और ये कोई महान काम नहीं कि आई वर्क बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग एनी चॉइस। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, घर में कोई बिजनेस नहीं था बड़ा सा, तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ ही लेते हैं, कोई चारा है नहीं, तो मैंने पढ़ाई की। और तो ये है कि भाई 15 घंटे पढ़ने का क्या तरीका होता है, तो 15 घंटे पढ़ने का तरीका ये, कुर्सी पे बैठो, 15 घंटे बैठे रहो, पढ़ा करो। अगर आप देखो, आप उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जो लोग, आप पता नहीं कैसे आप लोग उस पे मतलब मैजिक पे बहुत विश्वास करते हैं ना। मैजिक समझते हो? मतलब चमत्कार, 5 मिनट में पूरी केमिस्ट्री सीख ले, उस पे 4 मिलियन व्यूज रहते हैं। कहाँ से सीख लोगे भाई 5 मिनट में केमिस्ट्री? दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको भी पता है कि वो संभव, ये मेहनत का काम। यहाँ से आप जाएंगे, मशक्कत करेंगे, और उसमें मजा नहीं आएगा, बहुत बुरा लगेगा। घर पे जाके आप रटने लगेंगे तो आपको तकलीफ बहुत होगी। और एक बात और बता दूं कि एग्जाम के एक दिन पहले तक तुम्हें कभी ये नहीं लगेगा कि तुम सेलेक्ट होने वाले, इवन रिजल्ट आने तक नहीं लगेगा। मैंने अपना जो CPMT का पेपर दिया था उसमें 2.5 घंटे में पेपर हो गया था। तो 2.5 घंटे में जब पेपर हो गया तो वो पेपर की फिर मतलब बाहर जब निकले, पापा हमारे पूछे क्या हुआ, क्योंकि पापा हो तो गया लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, या तो सब सही टिक करना है या तो सब इस बार गलत ही। तो आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मेहनत का काम है, दोनों लोग मिलकर हम लोग कर सकते हैं अगर चाहें तो। मार्क्स को इनहेंस किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप जीरो हैं इस समय, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल का मतलब समझ में आता है, कोई कुर्सी बटेगी आज, मेज बचेगी, तो उन लोगों के लिए ये क्लास नहीं है। दैट इज नॉट फॉर देम, जिनको पता ही नहीं पीरियोडिक टेबल क्या होता है। ये उनके लिए है जो जीरो नहीं है ना। जीरो मतलब कि बिल्कुल शून्य नहीं है,
अगर आप सोच रहे हैं 3 महीने में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रिवाइज करके पीएमटी में नाम ले आएंगे, असंभव, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में भी होता है आई एम पॉसिबल, ये सब यूट्यूब पे देखोगे कोई आई एम पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेबर दैट इज एसोसिएटेड विद दिस वर्क, दिस इज अ ट्रूथ। और अगर वो करने की आपके अंदर क्षमता है तो आप सरवाइव करेंगे, वरना नेचर बड़ी बेरहम है। स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द नेचर के पास रहम नाम की कोई चीज नहीं है। तुम बड़े भोले हो, बड़े सुंदर दिखते हो, बड़े अच्छे हो, इन सबों के नंबर है? बात समझ में आ गई ना? तो मेहनत का काम है, मेहनत कर सकते हैं तो आप एग्जिस्ट करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द डे। मैंने फर्जी बुलवा दिया है ना। अब शुरू करते हैं हम लोग क्या पीरियोडिक टेबल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल का फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि क्या है। पहला पन्ना देखो, फर्स्ट पेज। पहले फॉर्मेट बता दे, फिर थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो पहला देखें, फर्स्ट पेज देखें, जनरल ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो ये एक समरी टेबल है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज को ऐसे करके इंक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस लिखा हुआ है। तो ये जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब अगर सिर्फ मेयर याद करने को कहा जाए तो इसे याद करना संभव नहीं है। लेकिन ये चूंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, तो अगर हम कॉन्सेप्चुअली इसको थोड़ा सा समझ लें तो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जो कि पहले पन्ने पर दिया हुआ है ना। फिर नेक्स्ट पेज पर आप आएंगे तो आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन अबाउट द पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हेडिंग्स मिल रही हैं या नहीं? देन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑन द नेक्स्ट पेज, स्टडी ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसमें मैंने अपने ज्ञान से उन बातों को रखा है, ज्ञान से मतलब जो मुझे मिला उसमें, तो उन बातों को रखा गया है जिन बातों को मुझे लगा कि दे आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, वो सबसे ज़रूरी बातें इसमें रखी गई हैं। तो अगर आप इतने नॉलेज को थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट कर ले जाते हैं, पूरा रटना नहीं है, लेकिन अगर इसको आप सेट कर ले जाते हैं तो फिर पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन तो 100% हो जाएगा। उसके बाद फिर आप और पीछे आ जाए, एकदम क्विक रिकैप लिखा होगा, मिला नहीं क्विक रिकैप? तो क्विक रिकैप में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो किस एग्जामिनेशन के हैं? AIPMT। उसके बाद फिर और अगले पन्ने पे आ जाए तो आपको मिलेगा AIEEE एंड JEE मेंस। तो JEE मेन के सारे सवाल अपने काम के नहीं होते हैं, लेकिन जितने काम के होते हैं वो मैं यहाँ आपको सेलेक्ट करके दे दूंगा। मतलब जो मुझे लगेंगे कि हाँ दे आर यूजफुल, जो हमारे सिलेबस के बाहर के हैं वो मैं इसमें नहीं रखूंगा। कौन सिलेबस के बाहर का है, कौन सिलेबस का है, ये मुझे डिसाइड कर लेने दो। तो वो चीजें यहाँ पर रहेंगी, या कोई जो रिपीट हो रहा होगा उसको नहीं रखेंगे। और उसके बाद लास्ट में आप देखें, लास्ट में कौन से क्वेश्चन मिल रहे हैं? एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी की किताब आती है, उसको बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके सवाल जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन केमिस्ट्री, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब ये है, ये अपनी किताब का फॉर्मेट है। अब हम लोग किस हिसाब से चलेंगे? हम लोग इस हिसाब से चलेंगे, रेट्रोग्रेसिव स्टडी करेंगे। इस बार थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी बताते रहेंगे। मतलब सवाल से ही शुरू करेंगे और सवाल के हिसाब से थ्योरी बताते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे थ्योरी का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम लोग लेंगे वो क्वेश्चन होंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। एग्जाम्पलर मतलब कौन सा है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आप उसी सेक्शन में आ जाएं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग ये जानते हैं पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? ठीक है, बताओ किसका एटॉमिक नंबर 1 होता है? वेरी गुड। तो 2 किसका होता है? 11। इतना तो याद है। 20 अच्छा 118। चलो वो तो सॉफ्ट इंडियन टाइप बोलेगा ना। चलो, तो सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1 मिला। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1 जो है वो है, कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na प्लस Mg प्लस 2 F माइनस एंड O माइनस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडाई इज। तो इसमें कौन कौन लोग हैं उनको मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले है Na प्लस, फिर कौन लिखा है? Mg प्लस 2, फिर है O माइनस 2,
और फिर कौन है F माइनस। ये इतना मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला इसमें टर्म जो लिखा है वो लिखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इस शब्द से आप क्या समझते हैं? तो आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये जो सारे स्पीसीज आपको दिख रहे हैं, अगर मैं इन सबका एटॉमिक नंबर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, उसी के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं। तो जो Na+ है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इसका कितना होगा? 12। इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? अब ये तो एटॉमिक नंबर है। अच्छा ये बताओ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर? इट इज नंबर ऑफ, दो ऑप्शन देता हूँ, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन। इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकॉज एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। अब अगले नंबर पे देखो, जेड मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगले नंबर पे हम पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखो यहाँ 11 थे, एक लूज कर दिया तो कितने? 10। 12 थे, 2 लूज कर दिया, 10। क्या वे जानते हैं 2 लूज करने के बाद +2 चार्ज आता है, तो प्लस चार्ज आता है लूज करने से, माइनस गेन करने से। 8 था, इसने कितने गेन किए हैं? 2 गेन कर लिए हैं। तो 2 गेन कर लेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 10। और 9 था, इसने 1 गेन कर लिया तो 10। तो अगर आप देखें तो ये जितनी स्पीसीज दिख रही हैं सबके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इस वजह से इन सभी स्पीसीज का नाम क्या है? आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक तो ये बात साबित हो गई कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो और भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को लिख सकते हैं। तो और भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को लिखने के लिए जैसे P-3S-2, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको पता है? 15 में 3 जोड़ो 18। सल्फर होता है 16, 16 में 2 जोड़ो 18। अच्छा 2 जोड़ने का मतलब 2 गेन करना, और गेन का मतलब चार्ज कैसा आएगा? -2। क्लोरीन में 1 जोड़ो, कितना आएगा? 18। आर्गन में कुछ ना जोड़ो, 18। पोटेशियम से 1 निकाल लो, 18। और कैल्शियम से 2 निकाल लो। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो कृपया 20 तक अवश्य याद कर लें। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। इसका कितना है? 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20। समझ गए बच्चों? These are also isoelectronic species. अब अगर कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, पहली बात मैंने क्या कही? अगर कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, अगर वो नहीं है तो ये नियम नहीं लगेगा। अगर आप पहले डिसाइड कर लें कि कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। नियम क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। तो अब आप इसमें देखें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इन चारों में किसका है? तो उसका साइज सबसे कम। उसके बाद फिर कौन आएगा? फिर इन दोनों में बताओ, एक तो है 8 और एक क्या है? 9। किसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है? ऑक्सीजन। तो उसका साइज सबसे ज्यादा। अच्छा दूसरी बात यह है कि अगर मैं कहूं कि ये कम तो ये ज्यादा, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या आप जानते हैं 2 तरह के रिश्ते होते हैं, बोलते हैं समानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब होता है ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, और इनवर्सली का मतलब ये बढ़ा तो ये बढ़ा। तो अगर मैं कह रहा हूं जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम, तो बताओ एक चीज ज्यादा और एक चीज क्या है? कम है। तो इसका मतलब डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। तो अब ये एक लाइन मैंने याद कर ली यहाँ पर, पहली लाइन कि मोर एटॉमिक नंबर means less size. More atomic number means less size. दूसरी बात ये है, it is applicable always या only for isoelectronic? ये बात तभी लगाना जब क्या हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए लगाएंगे। कहना सर बार बार आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि मान लो मैंने पूछा सोडियम और फिर पूछा पोटेशियम, फिर लिखा रुबिडियम, फिर लिखा सीजियम, तो आप इसमें से देखना शुरू कर दें कि सर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। तो क्या ये लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं है। तो इतनी देर में मैंने आपको दो चीजें बताई टोटल। पहली बात ये बताई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, किसे कहेंगे, उसके दो एग्जाम्पल लिख दिए और यही दो एग्जाम्पल आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं और कोई पूछा ही नहीं गया। बस या तो ये वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक आते हैं और या तो ये वाले। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। यानी अगर आप एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो साइज के घटते क्रम में अरेंज कर रहे हैं। भाई दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स? इनवर्स। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। तो अगर मैं इनमें अरेंज करना चाहूं तो मैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दूंगा। तो बताओ इसमें सबसे छोटा एटॉमिक नंबर किसका है? O-2 का। फिर उससे ज्यादा किसका है? F-। फिर उसके बाद किसका है? Na+। और फिर किसका है? Mg+2। बताओ जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। ये जैसे ही बोलेंगे वैसे इसका साइज तो सबसे कम, फिर आगे ऐसे लगाते चले जाना। ठीक है? तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम, ये एक लाइन हमने अपने दिमाग में बैठा ली। अब क्या ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सवाल है? तो उसी हिसाब से हम इसको अरेंज कर देंगे। एक और बात बताता हूँ, उसको ध्यान से सुन ले। सुनो, इधर लिखो नहीं भी, है ना। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि जो एनायन होते हैं उनका साइज क्या होता है? ज्यादा, और जो कैटायन होते हैं उसका साइज कम होता है। एनायन में चार्ज जितना बढ़ेगा, क्या आप जानते हैं एनायन किसे कहा जाता है? -1। चार्ज जितना बढ़ेगा साइज उतना बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे उल्टा चलता है, यहाँ चार्ज जितना बढ़ेगा साइज उतना कम होता है। ठीक है, ऐसा रूल होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनायंस का साइज ग्रेटर है और कैटायन का साइज क्या है? स्मॉल। लेकिन अगर ये बात अभी नहीं याद करना चाहते हैं तो अभी केवल इतनी बात याद करें कि इफ द स्पीसीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम विच प्रॉब्लम? एनसीईआरटी एग्जाम्पल। अब जरा आप लोग एआईपीएमटी वाले सेक्शन में आ जाएं। अभी इसको नोट कर लेना, 2 मिनट का टाइम दूंगा। एआईपीएमटी वाले सेक्शन में आ जाएं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 एआईपीएमटी वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या ये आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिख रहे हैं? अच्छा, सवाल में साफ साफ लिख भी दिया है कि ये कैसे स्पीसीज हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो दिखने का भी कोई वो नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है 6th नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या लिखा है? आयनिक रेडाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अभी हम लोगों ने एक बात कही थी क्या, कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज। इस रिलेशन को डायरेक्टली बोलते हैं कि इनवर्सली? क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को ये बताओ कि ये क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले ही हैं? बस अभी साइज ना अरेंज करो, अभी सिर्फ ये देखो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? कैसे पहचाने? कैल्शियम +2 में कितने होंगे? 18, पोटेशियम प्लस में 18, आर्गन में 18, सल्फर -2 18, Cl -18। अगर 20 तक का नहीं आता है तो इसको याद कर लेंगे। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का है। फिर अगले पन्ने पर आए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। 20, क्वेश्चन नंबर 20। Do you identify that this question is from the same concept? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Then after question number 24, उसके ऑप्शंस को जरा पढ़ने हैं, ऐसे रफली पढ़े। क्या आपको लग रहा है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है? क्या लिखा है? अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? ये भी वही बात लिखी है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें। क्वेश्चन नंबर 28, क्या दोबारा से आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही लिख रहे हैं? नहीं ढूंढ पा रहे क्या? मिल गया क्या?
क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, 30 नंबर का सवाल, उसका बी ऑप्शन देखें। क्या ये फिर वही कॉन्सेप्ट है? बी ऑप्शन समझ गए ना? इसके बाद फिर अगला पन्ना पलट के चले आए। नेक्स्ट पेज में देखें क्वेश्चन नंबर 7। अब मतलब मैं AIEEE वाले सेक्शन पे आ गया हूँ, ठीक है? तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखो सबसे पहले। AIEEE क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये वही है? इसमें क्या कहा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर आप चले आएंगे इस पे, क्वेश्चन नंबर देखें 7 को। क्या 7 का भी एक ऑप्शन आपको वैसा ही लग रहा है? फिर अगले पन्ने पे चले आए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। क्वेश्चन नंबर 14, क्या दोबारा से वही है? प्यारे बच्चों, क्या आप पहचान पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, क्या ये भी वही है? नहीं है क्या ये? क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, 23 नंबर का सवाल, उसमें जो बी ऑप्शन है, बी F-O-2 और N-3, ये तीनों के आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, आप एटॉमिक नंबर से देख लें। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। इसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बता दोगे? नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? फ्लोरीन का, तो उसका साइज कम। करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, तो क्या बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा? तो इसका मतलब आपने एक सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लगाया। कितना लगाया? एक। कितना लगाया? एक। और आप देखो प्रीवियस ईयर में कम से कम उससे 15 बार पूछे। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। एक बात को आप कितनी बार पूछोगे? क्या आपके पास कोई नई बात नहीं है? अब आपको ये बात कुछ ऐसे एहसास हो रही है कि क्यों इतना 600 नंबर का कट ऑफ लोग क्रॉस कर लेते हैं? पेपर को अगर आप पिछले 10 साल का पेपर लगा लो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो, तो ये बहुत इंटेलिजेंस का काम नहीं है। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। समझ में बात आई? अब आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और ये जितने सवाल बताए हैं ना अभी तक, ये सारे इसी बात पे। और मैंने आपको एक और बात बताई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में IIT JEE में भी सवाल आया। IIT JEE समझते हो? yes, नहीं आंदर क्या? दो तरह का IIT JEE होता है, एक होता है असली, एक होता है नकली। एक JEE मेन होता है और एक JEE एडवांस। तो जब वो एडवांस में पूछते हैं तो वो नीचे वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक को भी यूज कर लेते हैं। नीचे वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक से मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे ग्रुप में आप और नीचे चले आओ तो भी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा ना। लेकिन अपने यहाँ आज तक केवल 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की लाइन को यूज किया गया है। एक लिखी है ऊपर और एक लिखी है नीचे। तो अपने यहाँ का बच्चा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर ना भी जाने, रट के भी चला जाए इसको तो भी काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये इतने बार आया है, इतना करके आए, तब भी अगर नहीं पढ़ के गए तो क्या होगा? तो फिर वही होगा जो शायर टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है द आयंस O-2 F-Na+ Mg+2 and Al+3 are isoelectronic. Their ionic radii show. तो इसमें एक मेंबर और बढ़ गया है। वो मेंबर कौन है? एल्यूमिनियम। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आप एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जानते हैं? कितना होता है? 30। तो अगर उसका 13 है तो वो इस पूरी लिस्ट में कहाँ आएगा? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा तो उसका साइज सबसे कम, तो वो यहाँ पर सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर आएगा Al+3, तो अब हमको स्टेटमेंट पढ़ना है कि कौन सा सही है। तो पहला इन्होंने कहा है कि द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। देयर आयनिक रेडाई शो, पहला ऑप्शन है सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O-2 टू Al+3। क्या ये O-2 से Al+3 जाते समय सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखा रहा है? क्या बढ़ रहा है? दूसरा क्या है? अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O-2 टू Al+3। ये बात सही है कि O-2 से सिग्निफिकेंट क्या शो कर रहा है? डिक्रीज शो कर रहा है। कहां तक?
Al+3 तक। बाकी बीच में जो बातें लिखी हैं एन इंक्रीज फ्रॉम O-2 to F-, ये सब गलत बातें लिखी हैं। देन डिक्रीज फ्रॉम Na+ to Al+3। हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा मिल चुका है? अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O-2 to Al+3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 11, मैं बस एटॉमिक नंबर पूछना चाहता हूँ। कैल्शियम का बताओ बच्चों, कितना? 20। पोटेशियम का 19, आर्गन का 18, क्लोरीन का 17 और सल्फर का 16। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का साइज सबसे कम, तो मतलब कैल्शियम सबसे अंत में आना चाहिए। फिर कैल्शियम के बाद किसका एटॉमिक नंबर आता है? किसका? पोटेशियम, 19 है उसका। फिर कौन आएगा? आर्गन, उसका कितना है? 18। फिर कौन आएगा? क्लोरीन। फिर कौन आएगा? सल्फर। क्या आप 16, 17, 18, 19, 20 लिख सकते हैं? तो अगर मान लो कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि जिसमें एटॉमिक नंबर इधर बढ़ रहा है, तो अगर एटॉमिक नंबर इधर बढ़ रहा होगा तो साइज इधर बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? फिर से ध्यान से सुन लो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। अगर इधर की तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज घट रहा। साइज और एटॉमिक नंबर डायरेक्टली रिलेटेड है कि इनवर्सली? तो जिधर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उधर साइज घटेगा, और जिधर एटॉमिक नंबर घटेगा उधर साइज बढ़ेगा। बताओ इन सब में अगर पूछूं तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम, तो क्या उधर की तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है? अच्छा, अगर ये भी नहीं जानते कि एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है तो लिख देते हैं। इसका कितना है? 8, 9, 11, 12, 13। अब ये गिनती क्या उधर की तरफ बढ़ रही है? 8 ज्यादा बड़ा होता है कि 13? तो साइज क्या हो रहा है? कम, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज कम है। सर हम ये नहीं जानते हैं कि 13 बड़ा होता है कि 8? कोई ऐसा तो नहीं है? चलो अच्छा ठीक है। तो 11 के बाद किस क्वेश्चन पे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ, अगले पन्ने पे। क्या फिर से वही काम करना है? 16, 17, 19, 20 अरेंज करना है? नहीं करना है बच्चों? बताओ कौन सा सही ऑप्शन है? हाँ, इसमें सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम। सल्फर का कितना होता है? 16, क्लोरीन का 17, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? किसका? कैल्शियम। तो सबसे कम साइज किसका होगा? कैल्शियम। कौन सा ऑप्शन है कैल्शियम सबसे कम? अच्छा, सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका होगा? सल्फर। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सल्फर। तो वो भी ऑप्शन कौन सा है? सी। तो कौन सा टिक करेंगे इसमें? सी। 28 को देखो। बताओ क्या इसमें अरेंज कर ले जाओगे? कैसे अरेंज करोगे? एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर देंगे। तो ये बताओ कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसका साइज ज्यादा। 3 लोग हैं, 18, 19, 20। ये आप समझ गए कौन कौन लोग हैं? आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो 18, 19, 20। तो सबसे कम कौन सी गिनती हुई? 18, और 18 का साइज सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे आगे कौन आएगा? आर्गन। फिर कौन आएगा? पोटेशियम। फिर कौन आएगा? कैल्शियम। अच्छा, इन तीनों में सबसे छोटा कौन होगा? क्या हम हमेशा के लिए याद कर लें कि कोई भी आए उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज कम, की केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो बस ये एक कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया, और अब इस कॉन्सेप्ट को छुपा के रख लेते हैं, अगली बात को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम उस फिर एग्जाम्पलर पे पहुंच जाए, दोबारा से एग्जाम्पलर पे पहुंचे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिला? उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिनॉइड नहीं? तो अब सबसे पहले तो ये जाने कि एक्टिनॉइड किसे कहते हैं। तो आप जान लें कि जो पूरा पीरियोडिक टेबल होता है
उस पूरे पीरियोडिक टेबल को हम चाहें तो 4 ब्लॉक में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक ब्लॉक है एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। तो ये जो चारों ब्लॉक हैं, इसमें से जो एफ ब्लॉक है वो कितने उसमें कॉलम्स होते हैं? 14 कॉलम्स होते हैं, 14 ऐसे वर्टिकल वाले कॉलम्स होते हैं। तो जो एफ ब्लॉक है वो नीचे लिखा रहता है पीरियोडिक। आपने पीरियोडिक टेबल देखी? उसमें जो नीचे 2 लाइन लिखी रहती है ना, वो किस ब्लॉक की लाइन है? एफ ब्लॉक। उसमें से जो एक ऊपर वाली लाइन है उसको बोलते हैं 4F सीरीज। क्या बोलते हैं? 4F सीरीज, या उनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। और उसके जो नीचे वाला होता है वो कौन है? 5F सीरीज, या फिर बोलते हैं उसको एक्टिनॉइड। जो 4F सीरीज होती है वो 2-3 रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो 4F सीरीज है उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से खत्म होता है। तो ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा टू लर्न, जो याद कर लेना रहता है। कहाँ से शुरू होता है? 58 से 71, 58 से 71 होता है, और नीचे 90 से लेकर 103। ये पहली बात। दूसरी जरूरी बात इसके बारे में कि जो 4F सीरीज होती है, या जो नीचे होती है कौन सी 5F सीरीज, उसमें एक एलिमेंट आता है लेंथेनॉइड। हम इस सीरीज का नाम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। लेकिन लेंथेनम इसका मेंबर नहीं है। लेंथेनम खुद कहाँ का मेंबर है? डी ब्लॉक। और जो एक्टिनियम है वो भी कहाँ का मेंबर है? डी ब्लॉक। लेकिन उनके नाम से सीरीज चलती है। अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथेनॉइड सीरीज कौन है, तो आप बताएंगे दीज आर द एलिमेंट ऑफ विच ब्लॉक? एफ ब्लॉक। या पूछ ले लेंथेनम कौन है? किस ब्लॉक का? और ये पूरा का पूरा जो 4F सीरीज और 5F सीरीज है, ये एक ही ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। वो ग्रुप कौन सा है? थर्ड ग्रुप बोलते हैं, या बोलते हैं थर्ड बी ग्रुप। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल 2 हिस्से में बटी होती है। एक होता है ए और एक क्या होता है? बी। जो ए होता है वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और बी होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो बी सेक्शन है उसमें थर्ड बी ग्रुप जो है उसी के अंदर होता है। अच्छा ये बताओ कितने पीरियड हैं, कितने ग्रुप? 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स। 7 पीरियड 18 ग्रुप की टेबल हमारी है। अच्छा ये बताओ पीरियड किस तरीके से होता है? ऐसे ऐसे कि ऐसे 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 होते हैं। और ग्रुप कैसे? ऐसे 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 ऐसे। तो जो यूं यूं है ये तो 7 लाइनें हैं, है ना? इसको अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और जो यूं यूं है वो कितनी? 18, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। So there are total 18 vertical columns and 7 horizontal columns. The horizontal columns are called periods and this is called group. अब इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण जो पूछी जाती है, सब आपके इसमें कॉपी में नोट्स में लिखा है, तो घर पे जाओगे अभी पढ़वा भी देंगे, ठीक है? तो पहली बात ये पूछी जाती है कि बताओ सबसे पहले वाले ग्रुप में कितने लोग, दूसरे में कितने लोग, तीसरे में कितने लोग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने लोग आते हैं। उसको रटने का एक जुगाड़ भी है, वो जुगाड़ भी बताएंगे। तो जो पहला वाला ग्रुप है उसके अंदर 2 ही एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 2। दूसरे ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? 8। तीसरे के अंदर 8, चौथे के अंदर 18, पांचवे के अंदर 18, फिर छठे के अंदर 32 और सातवें के अंदर 32। तो अगर कोई पूछे कि सबसे लार्ज हमारा जो पीरियड है वो कौन सा होता है, तो 32 एलिमेंट्स वाले हो जाए, जिसमें से जो लास्ट है 7th वाला उसको क्या मानते हैं? इनकम्प्लीट है, अभी पूरा बन नहीं पाया। लेकिन अगर ग्रुप में पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो कौन सा ग्रुप है? थर्ड ग्रुप के अंदर टोटल 32 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट? 32, जिसमें से 28 तो होते हैं ये वाले कौन से ब्लॉक के? एफ ब्लॉक। और 4 कौन से होते हैं? डी ब्लॉक। तो जो लेंथेनम और एक्टिनियम है ये डी ब्लॉक का मेंबर है कि एफ ब्लॉक? डी ब्लॉक। किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक। लेकिन लेंथेनॉइड सीरीज एफ ब्लॉक और एक्टिनॉइड सीरीज एफ ब्लॉक। अब अभी पिछले 2-3-4 साल से अगर देखा जाए तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, क्योंकि सवालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये ट्रेंड शुरू किया था AIEEE ने। अपने नीट वाले अभी इसको फॉलो नहीं किया, हो सकता है इस साल कर ही ले, है ना? तो वो ट्रेंड ये शुरू किया है कि वो लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट का नाम पूछ लेते हैं। किसका नाम पूछ लेते हैं? जैसे लेंथेनॉइड सीरीज है ना, तो उसमें एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको जैसे आप लोगों ने रटने का ट्रिक विक सुना होगा। आप जानते हैं जैसे हम रटते ना, हाली ने की रब से फरियाद,
ऐसे करके रटे होगे भी जीवन में कि नहीं? तो सब तो रटे होगे लेकिन एक नहीं रटे होगे, वो है एफ ब्लॉक। कि रटे हो कभी? नहीं रटे हो। उसको आप क्या करेंगे, उसको रट लें। एफ ब्लॉक के लैंथेनॉइड सीरीज का नाम और एक्टिनॉइड सीरीज का नाम आप याद कर लें। तो अगर उन दोनों सीरीज का नाम आप याद कर लेंगे तो आपको ये एलिमेंट पहचानने में क्या हो जाएगा, आसान। पिछले 2-3 बार से आ चुका है, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, वरना आप ये गलती करके वहां से चले आएंगे। 2-3 बार ट्रिपल इसको रिपीट कर चुका है। और क्या याद कर लेना है, केवल नाम याद कर लें। किसका? लैंथेनॉइड सीरीज का और एक्टिनॉइड, मतलब नाम बोलना आना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे नाम होता है, तो वो याद करना तो आपकी जिम्मेदारी है। अभी ट्रिक यूट्यूब पे बहुत सारी उपलब्ध है, जब नहीं मिलेगी तो बताना, ठीक है? तो अगली बार बता देंगे। ट्रिक जैसे दुनिया भर का ट्रिक, आप एक बार यूट्यूब पे लिखो लर्न एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें दुनिया भर का बताते हैं। वो श्री प्रकाश नंद राय प्यार में पड़ गए, एक लोग सीमा पर नदी पम सम यम, दुनिया भर का बताते हैं। एक किसी ये नहीं कि पता चला 10 ट्रिक ले लिए हैं, कितनी ट्रिक ले लो, एक याद कर लो, छुट्टी कर दो, ठीक है? अब ये काम कब करेंगे सर? 2 मई को। कब करेंगे? जो यहाँ पे सतर्क लड़का बैठा है वो तुरंत इस बात को नीचे लिख ले, जो मास्टर ने कहा वो जरूरी बात होती है। तो कल सवेरे का सूरज उगने से पहले आपको ये लाइन याद हो जानी चाहिए। इसी को सतर्कता कहते हैं। सतर्कता जानते हैं? दिस इज कॉल्ड अलर्टनेस। यू जस्ट राइट इट इन योर कॉपी कि कल से पहले मुझे काम कर लेना है। छोटा सा काम है, लेकिन मे बी कि मैंने रट नहीं लिया, बट आई विल जस्ट सी दिस वीडियो बिफोर द सन, क्या बोलते हैं उसको, राइज की सेट, बिफोर द सनराइज। ओके, सो दिस इज नथिंग ऑफ कंसेप्चुअल, तो इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। सेकंड का वैसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी, टर्बियम नहीं है, एक्टिनॉइड का मेंबर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 3। 3rd नंबर क्वेश्चन दिखा आपको। इसमें पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ कौन सा इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? और 4 चीजें दी हैं, एक है एस, दूसरा क्या है पी, तीसरा क्या है डी, और चौथा एफ। तो इसमें कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, आप सुन ले उसको। अब ये जो दूसरी बात देखी है स्क्रीनिंग इफेक्ट वाली, इस बात से भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिर्फ यहाँ नहीं पूछा जाता है बल्कि पी ब्लॉक तक पूछाते हैं इसको। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप जरा ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, है ना? देखो, क्या आप जानते हैं कि संसार में जो कुछ भी बना है वो एटम से ही बना है? जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं और जिस मेज पे आप बैठे हैं वो भी किससे बनी है? एटम से। और आप स्वयं भी किससे बने हैं? मतलब सब तरफ क्या है? एटम। और एटम स्वयं किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ परिक्रमा किया करता है ना, मतलब चारों तरफ घुमा करता है। माना कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये आखिरी इलेक्ट्रॉन है, अब मतलब इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बताओ क्या ये परिक्रमा कर रहा होगा? बोर्ड के नीचे से परिक्रमा करके आएगा, आएगा कि नहीं? ऊपर तक परिक्रमा करके चला जाएगा। सो दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये इतना ही परिक्रमा नहीं, परिक्रमा समझते हो? चक्कर लगाएगा पूरा। तो ये पूरा चक्कर अगर लगा रहा है ऐसे, तो ये बताओ कि इस पूरे सर्कुलर राउंड में क्या ये इस तरीके का गोला बन जाएगा? इसी गोले के केंद्र से यानी सेंटर से अगर वहां सर्कमफ्रेंस तक लाइन ड्रॉ की जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। तो दिस इज द साइज ऑफ एटम। इसको क्या बोलते हैं? साइज ऑफ एटम। अब ये बताओ, अगर किसी भी कारण से मैं इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लूं कि तुम इधर आओ, अगर मान लो ये इस जगह पे आ गया, अब यहां से परिक्रमा करेगा, तो बताओ साइज एटम का छोटा हो गया कि ज्यादा? जब इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा तो साइज, और जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो साइज। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब 2 ही लोग जिम्मेदार हैं जो साइज को छोटा करते हैं और साइज को बड़ा करते हैं। छोटा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचना है ना, तो बताओ अंदर इसको कौन खींचेगा? आप जानते होंगे प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या ये प्लस है? तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा उतना ही ज्यादा ये इसको क्या करेगा? खींचेगा। तो उतना ही ज्यादा ये साइज को क्या करेगा? कम करेगा। यानी जो जेड होता है ना, जेड,
वो साइज को बढ़ाने की कोशिश करता है कि घटाने की? साइज को घटाने, क्योंकि जेड बढ़ेगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसका मतलब वो साइज को क्या करेगा, घटाने। दूसरा ये है कि इस इलेक्ट्रॉन में, बताओ क्या इस एटम में अब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और कोई नहीं होगा? ये एटम में तो बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो माना कि एक इलेक्ट्रॉन और है, ये बीच में यहाँ आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला है ये इस इलेक्ट्रॉन से क्या शो करेगा? अट्रैक्शन की रिपल्शन। और आप रिपल्शन को क्या समझते हैं, खींचना कि धक्का देना? तो ये इसको धक्का दे रहा होगा बाहर की तरफ, दे रहा होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया इसका धक्का देना। तो अगर ये धक्का दे रहा है तो बताओ ये साइज को बढ़ा रहा है कि साइज को घटा रहा है? साइज को बढ़ा रहा है। तो अगर ये साइज को बढ़ा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन increases the size while the attraction due to the nucleus decreases the size, है कि नहीं? तो कितने फैक्टर हो गए? 2। यही 2 फैक्टर मिलके डिसाइड करते हैं और हम इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। दिस सिग्मा इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इधर की तरफ जरा देखो थोड़ी देर के लिए, क्या इनके दोनों के बीच में कुछ रिपल्शन लग रहा है? और क्या मैं इसका नाम लिख सकता हूं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन? और इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? शील्डिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग ऑब्लिक शील्डिंग। स्क्रीनिंग ऑब्लिक क्या कहते हैं? शील्डिंग। ये स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, अब आप मुझे बताएं, स्क्रीनिंग ज्यादा होगी तो साइज ज्यादा होगा और स्क्रीनिंग कम होगा तो साइज कम होगा। बात समझ में आया? स्क्रीनिंग साइज को बढ़ाता है और स्क्रीनिंग कम होगा तो साइज कम होगा। अब आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है ये परिक्रमा करते हैं, तो ये एक तरीके से परिक्रमा नहीं करते। इनके परिक्रमा करने का भी कई स्टाइल है। जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ कई बार तो ये गोल गोल परिक्रमा करेंगे। अगर ये गोल परिक्रमा कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये एस सबशेल में प्रेजेंट है। किसमें है? एस। देयर इज नथिंग लाइक सबशेल इन द यूनिवर्स। कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ इनके चलने का या इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? प्लॉट होता है। तो अगर ये इसमें घूम रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? एस में चल रहा है। अगर ये ऐसे चल रहा होगा तो क्या कहेंगे? इसको क्या बोलते हैं? डंबल शेप बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये डबल डंबल में चल रहा होगा तो डी, और अगर ये कॉम्प्लेक्स वाले में चल रहा है तो एफ। मतलब 4 तरह से इनके चलने का तरीका हो सकता है। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग पाई जाती है एस में, फिर किसमें? पी में, फिर किसमें? डी में, और सबसे कम किसमें? एफ में। तो हम ये मानते हैं कि ये जो डी है और एफ है, इन दोनों के अंदर पुअर स्क्रीनिंग होती है। कैसी स्क्रीनिंग होती है? पुअर स्क्रीनिंग। अब बस मैं एक बात जानना चाहता हूँ, पुअर माने क्या होता है? कम की ज्यादा? तो कम स्क्रीनिंग तो साइज क्या होगा? कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? स्क्रीनिंग ज्यादा तो साइज ज्यादा, स्क्रीनिंग कम तो साइज कम। बात नहीं समझ में आई? क्या स्क्रीनिंग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ही कहते थे? ज्यादा स्क्रीनिंग होगी तो साइज क्या होगा? ज्यादा, और कम स्क्रीनिंग होगी तो साइज कम। तो जब F आता है, क्या आता है? F, तो स्क्रीनिंग ज्यादा हो जाती है कि कम? कम हो जाती है। इसकी वजह से साइज कम हो जाता है। इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या आप कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझते हैं? तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आप कहेंगे डिक्रीज इन साइज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ F सबशेल। और एक और हम लोग पढ़ेंगे वो है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या है? डिक्रीज इन साइज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ E सबशेल। अब ये तो इतनी बात होगी, फिर से शुरू से जान लें कि कितनी बात याद रखनी है। सबसे पहली बात ये बताओ कि क्या आप ये जान गए कि स्क्रीनिंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखो, किसी भी एटम का साइज उस आखिरी इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है जो सबसे बाहर घूमता रहता है।
अगर वो अंदर की तरफ आएगा तो साइज घटा, बाहर की तरफ जाएगा तो साइज बढ़ा। अंदर की तरफ लाने के लिए जिम्मेदार है न्यूक्लियस पर चार्ज, इट मींस जेड, और उसको बाहर भेजने के लिए जिम्मेदार है सिग्मा या फिर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग किसे कहते हैं? इट इज रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बात? और इससे भी ज्यादा जरूरी बात क्या है कि जिसमें स्क्रीनिंग ज्यादा उसमें साइज ज्यादा, और जिसमें स्क्रीनिंग कम उसमें साइज कम। ये नहीं याद रहेगा? अच्छा, अगर मान लो ऐसे भूल गए, ये भी भूल गए, सब भूल गए, कुछ याद ही नहीं रह गया, तो देखो एक चीज है, पता नहीं कैसे ज्यादा सेट हो जाती है मेरे सब्जेक्ट में। देखो एस से क्या होता है? एस से स्क्रीनिंग, एस से साइज, बाकी आप समझदार नहीं। चलो इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। तो बताओ इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो। The order of screening effect of electron of s, p, d and f orbitals of a given shell of an atom on its outer shell है। तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसमें होगी? s में, फिर किसमें? p, फिर किसमें? d, फिर किसमें? f। स्क्रीनिंग कम होने से साइज कम, स्क्रीनिंग ज्यादा होने से साइज ज्यादा। जिसमें स्क्रीनिंग ज्यादा उसमें साइज ज्यादा, जिसमें स्क्रीनिंग कम उसमें साइज कम। क्या ये बात आपको याद रहेगी? इसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 10। इसमें से अगर आप कोई बात नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। वैसे ये सब कुछ आपकी किताब में कहाँ है? इसी में लिखा हुआ है। चलो अच्छा, एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, देखते हैं कौन बता पाता है। सोच समझ के बताना, ठीक है? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि आप लोगों से कौन जवाब दे पाता है। ये बताओ कि सभी एलिमेंट्स का आप नाम जानते हैं, हाइड्रोजन से लेके बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, टोटल 112 एलिमेंट हैं। उन सभी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर आपको स्क्रीनिंग देखने को नहीं मिली है? ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग कौन सा रिपल्शन है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? तो क्या हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है? तो हाइड्रोजन के लिए सिग्मा कितना होता है? 0। इसका मतलब उसमें कोई भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है? सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसमें होती है? एस की, पी की, डी की, एस में होती है। एफ में बहुत पुअर स्क्रीनिंग होने के कारण साइज में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और डी में साइज में कमी होने की वजह से साइज कम हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये दो बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। अब हम लोग आते हैं, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको 3 स्पीसीज दी गई है, और 3 स्पीसीज में से एक जो पहली स्पीसीज है वो कौन सी है? I-। दूसरा कौन सा है? I, और तीसरा कौन सा है? I+। अब इन तीनों स्पीसीज में अगर देखें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस वन इज न्यूट्रल, और जो ये स्पीसीज है इसको क्या बोलेंगे? इसको कैटायन बोलते हैं कि एनायन? एनायन। और जो उधर की तरफ है उसको क्या बोलते हैं? कैटायन। तो एक तो इसमें से कैटायन है, और दूसरा एनायन, और तीसरा कैसा है? न्यूट्रल। अब ये बताओ कैटायन किसको बोलते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज। किसी न्यूट्रल से अगर आप कैटायन बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस की गेन? लॉस करना पड़ेगा। तो इसमें जरा देखो, सबसे पहले इसमें देखते हैं आयोडीन। इसके अंदर मान लो कि ये न्यूट्रल है, तो क्या न्यूट्रल है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज
दोनों बराबर मात्रा में होंगे, पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। यहाँ पे जो कैटायन बना है इसके अंदर कौन सा चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव, कौन सा कम है, नेगेटिव। और इसके अंदर अगर देखो तो कौन सा ज्यादा है, नेगेटिव, और कौन कम है, पॉजिटिव। किसी भी एटम में नेगेटिव चार्ज का कौन सा सोर्स होता है, एटम किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसके अंदर कौन है जो नेगेटिव चार्ज का सोर्स है, इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, और यहाँ पे प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। कैसा लिखा जा सकता है कि नहीं? अगली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको वो चित्र जो अभी मैंने बनाया था वो याद है? उसमें जो प्रोटॉन था वो कहाँ प्रेजेंट था, और इलेक्ट्रॉन कहाँ था, बाहर की तरफ घूम रहा था। तो क्या वो प्रोटॉन ही जिम्मेदार था उसको खींचने के लिए? जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी क्या वो ज्यादा नहीं खींच लेगा, और ज्यादा खींचेगा तो साइज कम होगा। अच्छा, साइज को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो था, तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या वो रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो जाएगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो साइज बढ़ जाएगा। अब जो बोलने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने, ध्यान से। साइज ऑफ एन आयन इज मोर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम। कभी ऐसा ना बोलो कि साइज ऑफ एन आयन ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, ज्यादा और कम हमेशा रिलेटिव क्वांटिटी। जैसे मैं कह दूं मेरे पास ज्यादा पैसा है, तो क्या ये सही बात होगी? तुरंत आप पूछेंगे किससे? हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे बात ना किया कर। इधर की तरफ आते हैं फिर से। तो बताओ कि मैं कहना चाहता हूं द साइज ऑफ एन आयन इज मोर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम। व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन का नंबर इज ज्यादा, सो रिपल्सन इज ज्यादा। वहां पे क्या है, द साइज ऑफ कैटायन इज लेस देन द पेरेंट एटम। व्हाई? बिकॉज द प्रोटॉन का नंबर ज्यादा, तो अट्रैक्शन ज्यादा। ये नहीं समझ में आई बात आपको? मैं तीन बातें पुनः बोलना चाहता हूँ। बताओ कौन इसमें से सबसे बड़ा होगा, आई माइनस। कारण आपसे पूछे कि क्यों, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो समझ गए ना, रिपल्सन ज्यादा तो साइज ज्यादा। उधर वो क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि आप समझ गए भाई पॉजिटिव ज्यादा है तो क्या वो खींच नहीं लेगा? अच्छा, इसी को अब यही बात जैसे मान लो कहीं उसमें लिखने को किताब में, तो ऐसे थोड़ी लिख लोगे पॉजिटिव ज्यादा तो खींच लेगा। जब इसी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, सिंस हेयर, मतलब इंग्लिश में बोलेगा, प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश, इन दिस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so the effective attraction of the nucleus overweighs the repulsion, interelectronic repulsion, that's why the size decreases. कितनी बढ़िया अंग्रेजी है नहीं? लेकिन बात वही है, बात क्या है कि प्रोटॉन ज्यादा तो खींच ले, वही बात है कि नहीं? अच्छा, इधर की तरफ क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो क्या होगा, इंग्लिश में इसको ही बोल सकते हैं, बोल के दिखा दे, जान गए? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आउटवेज, आउटवेज माने होता है उससे जीत गया, आउटवेज द अट्रैक्शन ड्यू टू द न्यूक्लियस या फिर द अट्रैक्शन ड्यू टू द प्रोटॉन्स, दैट्स व्हाई द साइज increases and this is the intermediate situation. I hope you can understand. Yes. Okay, so I have one more thing. If let us consider that the proton की संख्या is और ज्यादा, इसमें तो ज्यादा है, let us consider कि और ज्यादा, कैसे और ज्यादा? माना कि mg है, माना कि कौन है, mg, mg के भैया mg प्लस, और mg के और बड़े भैया mg प्लस 2। कैन यू टेल मी प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन? प्रोटॉन इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन? प्रोटॉन इज ऑल ग्रेटर देन, एंड प्रोटॉन इज जितना ग्रेटर साइज में उतना कम। तो कौन इसमें सबसे बड़ा होगा? ये है कि नहीं भाई? Na प्लस, बताओ कौन बड़ा होगा? Al प्लस Al प्लस 2 Al plus 3, which will be the largest? Al plus 3.
यहाँ +2 आना चाहिए, है कि नहीं? फेरस की फेरिक, मतलब इसका साइज। अच्छा, डी वालों को चैन नहीं है, Mn+2, Mn+5, Mn+7, ये क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके यहाँ क्या होता है कि S और D बराबर बराबर हो जाता है, तो कभी S से निकल रहा है, कभी D से निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किधर से निकल रहा है। इसमें क्या होता है, आप इधर देखो, साइज इसमें से सबसे छोटा किसका हो जाएगा? ऐसा। तो आप समझ गए ना, पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा साइज उतना ही। चलो बताओ, n-3 सबसे बड़ा, n-2 उससे छोटा n- और सबसे छोटा n। क्या नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज? अब कोई पूछ ले क्यों ऐसा होता है, तो उसका भी जवाब है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ज्यादा खींचेगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रिपल्सन ज्यादा। बात समझ में आ गई? तो इसमें से लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो अगला सवाल लगाया जाए, एग्जाम्पलर पे ही चलते हैं। खाली एग्जाम्पलर सिद्ध कर ले गए तो भी काम हो जाएगा, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। और इस बात पे आपको भरोसा किस दिन होगा मालूम है? 4 मई। 3 मई को जान ही नहीं पाओगे कहाँ से आया। 4 मई को उठाओगे इधर उधर झपट्टा मारोगे तो पता चलेगा यार ये आदमी कहे तू हाथ गड़बड़ हो गया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? चलो अच्छा नहीं होगा ना। चलो अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, साइज का कोई सवाल दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 रही थी कमी, इन्होंने पूरा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस जिसमें दिख रहे हैं? तो देखो, फास्फोरस का कितना 15, सल्फर का 15 में 3 जोड़ो 18, 16 में 2 जोड़ो 18, 17 में 1 18 और 19 में से 1 गया 18। तो सी तो सही है। अब बी चेक किया जाए। पोटेशियम में 1 चला गया तो कितना 18, कैल्शियम में 2 चला गया तो 18, स्कैंडियम में 3 चला गया। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, 21 में से 3 हटाओ 18। अच्छा, और क्लोरीन में 1 जोड़ो 18, 17 में 1 जोड़ो तो कितना 18। तो क्या बी और सी दोनों सही है? ये एनसीईआरटी में 2 तरह के एग्जाम्पलर में सवाल है, एक में 1 सही है और एक में 1 से ज्यादा सही है। तो घबराए नहीं, है ना। बी भी सही है और सी भी सही है। इसके बाद फिर साइज पे क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 अति आनंददायक क्वेश्चन, सीधा छापा इसको किसने? AIEEE, कॉमा नहीं बदला। और फिर इसके बाद नीट ने छापा, कैसा? सीधा, कॉमा नहीं बदला, एकदम डिट्टो। ये ऐसे और भी सवाल हैं, अभी आप देखेंगे। लेकिन सर ये बताइए, पिछली बार तो छापने से आ जाता था, मान लो सर इस बार नहीं आया तो तो इसका मतलब अगर नहीं आएगा तो क्या होगा? कट ऑफ विल बी एक्सट्रीमली हाई, और एक्सट्रीमली हाई मींस अनबिलीवेबल कट ऑफ। ट्रस्ट मी, अनबिलीवेबल का मतलब होता है कि हो सकता है कि 400 नंबर पे कॉलेज बढ़ने लगे, सर ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब सर वही आएगा, वही आएगा। उसके सिवा कुछ नहीं आता। सर ऐसा तो नहीं है कि आप अपना प्रचार करने के लिए बता रहे भैया, धोखा तो नहीं दे रहे? धोखा क्यों देंगे? नहीं, धोखा नहीं दे, सच्चाई बता रहे। आप मान सकते हैं कि नहीं? नहीं मानोगे क्या? मान नहीं मानोगे तो बाद में मानना पड़ेगा। लेकिन ये चूंकि थोड़ा यंग ब्लड है तो अब ये मानने को तैयार नहीं, मानता कुछ नहीं। जैसे जो पिताजी ने बताया इधर रास्ते पे चलना, नहीं चलेंगे। आदमी अपना नया रास्ता खोजना चाहता है ना, तो नया रास्ता खोजने के चक्कर में सोचेंगे कि एनसीईआरटी का चप्पा रट लेंगे और फिर किताब उठाएंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे,
उसके बाद उसमें से एक टर्म फंस जाएगा। जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू किए, उसमें आया मान लो कि मैस्टिकेशन, चबाने कहते हैं ना, मैस्टिकेशन आ गया। व्हाट इज मैस्टिकेशन टाइप के गूगल पे मैस्टिकेशन, और यूट्यूब पे 4 वीडियो चबाने वाले आ गए। तो इसमें कहीं लिखा था क्या आपको पता हाथी कैसे चबाता है, हाथी वाला क्लिप, लेकिन हाथी कैसे चबाता है, फिर उसमें देख रहे हैं खरगोश भी चबाता है। अब वो चबाते चबाते 2 घंटे चबाते रहे, मोबाइल हो गया, भैया चबा के सो गए। ये सत्य है कि नहीं ऐसे? लेकिन ऐसे ही करते करते सिलेक्शन हो भी जाता है। ऐसा नहीं कि बड़े तपस्याकारी आदमी सिलेक्शन लेते हैं, या जो सिलेक्शन लेता है वो उस साल बिल्कुल एकदम गौतम बुद्ध बना काम कि सब बिल्कुल नींद निंद्रा सब त्याग के एकदम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे से घिसते पिटते ही इंसान का सिलेक्शन हो जाता है। मेरा तो ऐसे ही हुआ था, मेरे बैच के 250 का ऐसे हुआ, और मेरे जितने 1250 जूनियर आए उनका भी ऐसे ही हुआ। सबका ऐसे ही होता है। जैसे आप लोग सुनते रहेंगे, फिर कहीं किसी दिन एक दिन पता चलेगा कि क्या हुआ, हो गया, ऐसे ही हो जाता है। उसके बाद तुम लोग क्या है, उसके बाद फिर आदमी ज्ञान देने चूकता नहीं। आपको पता है हमारे और आपके पिताजी, सबके पिताजी तपस्या ही करके पढ़े होंगे। आपके पिताजी में से किसी ने बताया कि बेटा मैंने बहुत मौज किया है, लेकिन ये सच तो नहीं हो सकता है। सब लोग बताते हैं बेटा मैंने जो संघर्ष किया है, तो जब तुम पिताजी बनोगे तो तुम भी क्या बताओगे, जो मैंने संघर्ष किया है वो किसी ने नहीं किया। प्रथा चलती रहेगी। चलो 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 चलो, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 20 लगते हैं। 20 क्वेश्चन में मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो लिखा है ए वाला ऑप्शन वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है? देख के बताओ, कैसे बता सही है? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। क्या एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा है, उसका साइज सबसे कम। फिर क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। उसमें लिखा है आयनिक रेडाई। व्हाई दे आर कॉलिंग इट आयनिक रेडाई? बिकॉज़ आयंस की बात हो रही है। तो आयनिक रेडाई वेरी इन, अब पहला लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो लिखा है बी ऑप्शन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता है। तो बताओ ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये और साइज में क्या रिश्ता होता है? इनवर्स की डायरेक्ट है, चार्ज ज्यादा साइज कम, मतलब रिश्ता सीधा कि इनवर्स? इनवर्स। और स्क्रीनिंग से कैसा रिश्ता है? स्क्रीनिंग ज्यादा तो साइज ज्यादा। मतलब क्या ए सही है कि सी सही है कि दोनों सही है? कौन सा सही बताओ? ए भी सही है और सी भी सही है। तो इसमें दोनों है। टाइप 2 वाले क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। इसमें टाइप 2 में मोर देन 1 करेक्ट होता है। तो बताओ आयनिक रेडाई वेरी इन, पहला कौन सा सही हो जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बात आपको समझ में आ गई? चलो अच्छा, तो अब ये साइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। हम लोग फिर से शुरुआत वाले में आते हैं। तो साइज के बारे में हम लोग कुछ बातें तो जान पाए। अब इसके बाद ट्रेंड जान लें कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ साइज। तो ट्रेंड क्या होता है साइज का? देखो, जब आप नीचे की तरफ जाते हैं, जब मैं नीचे बोलूं तो किस में नीचे जाओगे? ग्रुप में। तो जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज क्या करता है? बढ़ता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। और जब हम लोग इधर की तरफ जाते हैं अलॉन्ग द पीरियड, तो साइज इंक्रीज नहीं करता बल्कि क्या करता है? अब दोनों का कारण आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं दोनों का कारण यहाँ पर आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ। जैसे मैं ग्रुप लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ऐसा लिख लिया मैंने। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऐसा यहाँ साइड में लिख सकते हैं, ऑन मूविंग डाउन साइज इंक्रीजेस। अब कोई पूछे कि नीचे जाने पे साइज क्यों बढ़ता है, तो इसका कारण आप ये बताएंगे कि देखो लिथियम में कितनी शेल होती हैं? लिथियम में कितनी? 2 शेल उतनी होती है वो जिस पीरियड को बिलोंग करता है। सोडियम में कितनी शेल? 3। पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6। तो क्या नंबर ऑफ शेल बढ़ता जा रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल?
ये हमने बनाया न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ये पहला शेल, ये क्या बना दिया, दूसरा शेल। आपने क्या कभी KLM ये सब नाम सुना है? तो 1s2 2s2 लिखते भी हम लोग है ना। तो इसका मतलब ये है कि नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। रीजन क्या है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल क्या होती हैं, बढ़ती है। तो अगर शेल बढ़ेगी तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब कोई पूछो ऊपर से नीचे जाने पर, नहीं वो तो हो ही गया, नीचे से ऊपर जाने पर तो साइज क्या होगा, ऑब्वियसली घटेगा। नीचे से ऊपर आने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या ये सिर्फ यही एप्लीकेबल है कि सब जगह? कहाँ एप्लीकेबल है? सब जगह। जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ का एप्लीकेबल है? क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी चलेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा। क्या ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में भी चलेगा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, नीचे जाने पर साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। नीचे जाने पर साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब मुझे सर ऐसा क्यों नहीं होता है? तो उसके मात्र दो ही कारण हैं। पूरी टेबल में कितने कारण हैं? दो। एक कारण होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है लेंथनिंग। मैंने आपको बताया था साइज घटने के कितने कारण हैं? दो। एक है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा लेंथनिंग। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? बिकॉज ऑफ डी, और लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ एफ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप ये जानते हैं कि किस पीरियड में पहली बार डी आता है? किस पीरियड में पहली बार डी आता है? बताओ, सोच। आपस में झगड़ा कर लो, जो जीता उसी की मान लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं थर्ड में, कुछ लोग कह रहे हैं फोर्थ। अच्छा चलो ये बताओ, 2D एग्जिस्ट करता है कि नहीं? हैं? और 3D करता है और 4D करता है, लेकिन 3D पहली बार आता कहाँ है? इस पीरियड में। और 4D कहाँ आता है? 5th पीरियड में आता है। यानी ये लोग अपने ही पीरियड में आते हैं कि अपने से एक नीचे? अपने से एक नीचे। तो ये बताओ कि ये जो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम वाला सेक्शन चल रहा है, बोरॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? बताओ, बोरॉन किसका है? सेकंड का। ये किसका है? और ये किसका है? फोर्थ। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गैलियम है इसका एटॉमिक नंबर कोई जानता है? नहीं जानता तो मैं बता दूं। गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? चलो गैलियम के बारे में 2-3 जरूरी बातें बताते हैं। सबसे पहला, गैलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 31। दूसरा, गैलियम घी के समान होता है। किसके समान? घी नहीं देखे आज तक? घी देखे हो? घी सॉलिड होती, लिक्विड होती, गैस? डिपेंड अपॉन द। तो अगर अपने हाथ में घी रख लेंगे तो कैसा हो जाएगा? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम का वो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 30। हमारे हाथ का टेम्परेचर कितना होता है? हम तो जानते हैं, हम लोग तो वो मतलब वार्म तो हम लोग 37 के करीब हैं। तो अगर अपने हाथ पे गैलियम रख लूंगा मैं तो पिघल जाएगा। और अगर अभी यहाँ बाहर छोड़ दे तो गैलियम कैसा रहेगा? सॉलिड रहेगा। जैसे घी देखा है, डब्बे में रखे रहो तो कैसा रहता है? ठंडी में सॉलिड, निकाल के हाथ में रख लो तो लिक्विड। तो दिस वन इज अ लिक्विड एलिमेंट बट आफ्टर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एनसीईआरटी ने लिखा है पी ब्लॉक, है ना, कहानी नहीं है ये। कहाँ लिखा है एनसीईआरटी ने? पी ब्लॉक। और इस बात को इसीलिए इसको थर्मोमीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका? थर्मोमीटर। क्या आप थर्मोमीटर जानते हैं? थर्मोमीटर ऐसा होना चाहिए जिसमें पारा ऊपर चढ़े और नीचे भी आए। पता चला लकड़ी थर्मोमीटर बनाए, पारा ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। ऐसा लिक्विड भरते हैं ना उसके अंदर, तो पारा ऊपर चढ़े और नीचे आए। और ऐसा ना हो कि गर्म उसमें रखे तो वो उबलने लगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। यानी ये लिक्विड रहता है लेकिन इसको बिल्कुल भट्टी में डाल दोगे तो भी उबलेगा नहीं। अच्छा आपने थर्मामीटर देखा? मरकरी वाला देखा? जैसे डॉक्टर लोग वो नापते हैं, मतलब बुखार नापते हैं ना। मान लो वो मान लो कि थर्मामीटर मान लो ले लिया मैंने और उसको उसमें रख दिया, किसमें? उबलते पानी में।
और टेम्परेचर बढ़ता गया तो क्या वो मरकरी अंदर से उबलने नहीं लगेगा? तो थर्मामीटर फूट के वहां गया, बाहर आ गया। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? गैलियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। एक बात जानिए। दूसरी बात, गैलियम का एटॉमिक नंबर 30 और जिंक का कितना? 30। बहुत बढ़िया। जिंक का कितना? 30। मैं कुछ यहाँ लिखना चाहता हूँ, स्कूटी व कार में निकल पर जिंक। ये पहला है, डी ब्लॉक का फर्स्ट है, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट डी ब्लॉक की सीरीज है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये बताओ, क्या इसको 3D सीरीज भी बोला जाता है? और एक किस पीरियड में आता है? थर्ड में कि फोर्थ में? किसमें? फोर्थ पीरियड में आता है। तो ये फोर्थ पीरियड में आया और यहाँ से आते आते क्या यहाँ पर डी पूरा भर गया? जिंक का एटॉमिक नंबर 30 और उसके तुरंत बाद कौन आएगा? गैलियम। गैलियम का कितना? 31। क्या गैलियम पी ब्लॉक का वो पहला एलिमेंट है जो डी पार के बाद आया है? फर्स्ट एलिमेंट है कि नहीं? और आप जानते हैं डी की स्क्रीनिंग क्या होती है? बढ़िया कि पुअर? पुअर स्क्रीनिंग से साइज कम होगा कि ज्यादा? साइज क्या होगा? कम। अब मैंने अपने टाइम पे इसको ऐसे रट रखा था कि डी और एफ एक दरिया के समान है। दरिया जानते हो? जो इस दरिया में जाता है उसका साइज क्या हो जाता है? कम। तो बताओ, क्या पहली बार इस दरिया से पार होके गैलियम आएगा? तो गैलियम का साइज क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की लेंथ है ट्रांजिशन। इस वजह से गैलियम का साइज जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए था उतना होता नहीं है। तो ये जो साइज का ऑर्डर है ऐसा नहीं बल्कि ऐसे फ्लिप कर जाता है। फ्लिप जानते हो? मतलब गैलियम जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं है, तो ये कहाँ चला जाता है? थोड़ा पीछे। तो जो एक्चुअल ऑर्डर होता है यहाँ पर वो कैसा बनता है? बोरॉन, बोरॉन से बड़ा कौन? गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा इंडियम और इंडियम से बड़ा हेलियम। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं कि गैलियम एंड एल्यूमिनियम आर नियरली इक्वल। अगर नियरली इक्वल भी लिखा है तो घबराने जैसी कोई बात नहीं। तो बताओ, नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा कि घटेगा? और अगर हम लोग इधर से इधर की तरफ जाएं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो साइज है वो डिक्रीज करेगा। अब कोई पूछे कि क्यों डिक्रीज करेगा? बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज। और क्या ये दोनों इनवर्स होते हैं? जेड बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी बना देता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब बताओ, क्या ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट में जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो बताओ साइज क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगा? डिक्रीज। ये साइज इस तरीके से डिक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ तक तो डिक्रीज होगा, लेकिन ये क्या है? नियॉन। नियॉन का साइज कहाँ जाता है? सबसे आगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि नियॉन का कौन सा साइज दिखा जाता है? वैन डर वाल रेडियस। तो साइज का अगर आपसे कोई ट्रेंड पूछे तो आप क्या बताएंगे? दो चीजें, अलोंग अ ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड अलोंग अ पीरियड साइज डिक्रीजेस। और दोनों का वाई को अच्छे से पता होना चाहिए। एक ग्रुप में साइज बढ़ता क्यों है? शेल बढ़ता है। एक पीरियड में साइज घटता क्यों है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब साइज से रिलेटेड छोटी छोटी बातें बताओ। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसके अंदर? सबसे कम पुअर स्क्रीनिंग जो होती है उसकी वजह से साइज घटता है कि बढ़ता है? घटता है। और साइज घटता है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अगर एफ की वजह से घटा तो लेंथ बढ़ा, डी की वजह से घटा तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। नहीं जान पाए बच्चों? और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का नियम क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। अब इन सब बातों में सर हम तो सब भूल जाते। एक बताओ जो याद करके जाएं। अगर फंस गया तो बहुत अच्छा, नहीं फंसा तो कोई बात नहीं। तो एक बात अगर याद करनी हो तो याद कर लेना कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी बात को पूछा जाता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? कम होगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज ज्यादा होगा। समझ में बात आ गई बच्चों? चलो अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4।
क्या आपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा? क्या पूछा गया है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आपने पहले कभी इसका नाम सुना है? चलो सुना है। तो वो जो वर्ड लिखा ना एंथैल्पी, उसका मतलब क्या होता है? एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, एंड स्पेशली इन द फॉर्मेट ऑफ हीट एनर्जी। और एंथैल्पी बड़े मजेदार टर्म है। अगर आप इसको विज्ञान में न पढ़ते तो आपके लिए बहुत आसान रहता। एंथैल्पी माने होता है हीट। क्या चाय बनाने में भी आप हीट खर्च करते हैं? वो चाय बनाने की एंथैल्पी है। डेल्टा एच चाय मेकिंग। अरे भाई, डेल्टा एच वेपोराइजेशन सुने हो? डेल्टा एच कंबशन सुने हो? डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच एटमाइजेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच चाय फॉर्मेशन, डेल्टा एच राजमा फॉर्मेशन। मतलब विच इज मोर, डेल्टा एच राजमा फॉर्मेशन कि डेल्टा एच चाय फॉर्मेशन? डेल्टा एच राजमा फॉर्मेशन। वेरी गुड। तो एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? हीट। कुछ लोग बता रहे हैं अमाउंट पे डिपेंड करता है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वेरी गुड, है ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में जरूरी बातें यहाँ से नोट कर लेते हैं। सबसे पहला ये हीट होती है, और दूसरी बात आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैटायन बनेगा कि एनायन? कैटायन। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा? कैटायन। अब जरा एक बात को आप ध्यान से सुन ले, वो जरूरी बात है। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा? कैटायन, वो तो जान गए। लेकिन क्या किसी एक एलिमेंट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है कि बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे। तो उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, हम चाहें तो सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और चाहें तो सबसे बाहर वाला। तो हमें वो इलेक्ट्रॉन निकालना रहता है जो मोस्ट लूजली बाउंड हो। मोस्ट लूजली बाउंड। अब बताओ मोस्ट लूजली बाउंड कौन सा होगा? बाहर वाला कि अंदर वाला? तो इसका मतलब यहाँ ये भी लिखा जा सकता है दैट दिस इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात इसके बारे में, अगर आपको किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको हमेशा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी बिना किसी अपवाद के। विदाउट एनी एक्सेप्शन दिस इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक समझते हैं? इसमें हीट देना पड़ेगा, तो दिस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसी प्रोसेस होती है तो आप क्या कहेंगे? ऑलवेज एंडोथर्मिक। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट, ऑलवेज एंडोथर्मिक। और जो लोगों ने थोड़ा सा इसको पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो तो प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एंडो। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो तो इसका डेल्टा एच कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये तो इसके बारे में छोटी छोटी बात हम लोग जान गए। इसके बाद अगली बात यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसके रिगार्ड में। अगली जो जरूरी बात है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, वो ये है कि अगर आप किसी से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन? पहला। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरा निकालने में, और उससे ज्यादा देनी पड़ेगी तीसरा निकालने में। ऐसा क्यों होता है बताओ? क्या जो पहला इलेक्ट्रॉन था उसको कम प्रोटॉन ने पकड़ रखा था, और जब दूसरा निकालेंगे तो रिलेटिवली प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तीसरा निकालोगे तो प्रोटॉन की संख्या और ज्यादा। और अगर ऐसा होगा तो ये डिफिकल्ट होता जाएगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा होता है तो IE1 से ज्यादा होगा IE2, और इससे ज्यादा होगा IE3। अब अगर कोई पूछे इसका जनरल ट्रेंड क्या होता है, तो देखो साइज का ट्रेंड याद कर लो, बाकी सबका याद हो जाता है। साइज नीचे जाने पे तो आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पे बढ़ेगी, साइज इधर जाने पर घटता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इधर जाने पर बढ़ता है। बस एक याद करना है किसका? साइज का। बताओ साइज नीचे जाने पर क्या होता है? क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? हमारा सेल बढ़ता है। इधर जाने पर साइज, तो हमें लिख देंगे साइज इधर जाने पर डिक्रीजेस, और इधर आने पर साइज। एक का याद कर लिया, बाकी सब खुद याद हो जाएगा। इधर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका उल्टा चलेगा, इंक्रीजेस। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी
डिक्रीजेस। तो ये तो इसका जनरल ट्रेंड हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो दिस विल बी द ट्रेंड। नाउ देयर इज वन एक्सेप्शन ऑफ दिस ट्रेंड। क्या आप एक्सेप्शन समझते हैं? एक्सेप्शन का मतलब होता है जहां नियम काम ना करे। तो देखो इसका जो अपवाद है वो कुछ इस प्रकार है। ये अपवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिथियम के बाद कौन आएगा? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बोरॉन। बोरॉन के बाद कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद क्या आप ये बात जानते हैं कि लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना? 3। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे तो क्या बताओगे? 1s2 2s1। इसका पूछेंगे तो क्या बताओगे? 2s2। फिर इसके बाद इसका पूछेंगे तो 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट ही चेक करना चाहता हूँ। तो ये क्या है? 2p1। ये 2p2। ये क्या है? 2p3। ये क्या है? 2p4। और ये क्या है? 2p5। और ये क्या है? 2p6। अब इसमें से अगर आप देखें तो क्या आप ये बात जानते हैं कि s में एक इलेक्ट्रॉन, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। p में कितने? 6। अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये वाला है ये फुल फिल्ड है? अच्छा, फुल फिल्ड का मतलब क्या? पूरा भरा। और इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा है? दिस वन इज हाफ फिल्ड। हाफ फील्ड का मतलब क्या हुआ? P में कितने आ सकते हैं? 6। और अभी हैं कितने? 3। दिस वन इज हाफ फील्ड एंड दिस वन इज फुल फील्ड। और इसके बाद यहाँ देखो ये कैसा है? 2p6। ये भी कैसा है? फुल फील्ड है। तो यहाँ पर आपको 3-4 लोग ऐसे मिले जिनमें कॉन्फ़िगरेशन या तो मिला है फुल फील्ड और या तो कैसा मिला है? हाफ फील्ड। S1 हाफ फील्ड नहीं होता है। S1 के पास हाफ फील्ड की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। उसका कारण ये होता है कि कोई अगर हाफ फील्ड है तो वो मैक्सिमम एक्सचेंज कर सकता है। इसके पास एक्सचेंज एनर्जी आ जाती है। एक्सचेंज का मतलब जैसे 3 लोग हैं, तीनों लोग एक एक कमरे में बैठे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो कभी ये इनके कमरे में, कभी ये इनके, ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इस वजह से एक्सचेंज एनर्जी इज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी। क्या S1 में एक ही भाई है? क्या ये कोई एक्सचेंज कर सकता है? नहीं। तो इसमें हाफ फील्ड की कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो बहरहाल ये इतने स्टेबल लोग हैं। अब ये बताओ कि अगर कोई स्टेबल है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन निकालने देगा? नहीं। वो इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा। जो स्टेबल है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा। तो ये जो लोग होते हैं, हमने ट्रेंड क्या पढ़ा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज, जब इधर से जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। और अगर साइज डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। तो ट्रेंड इस तरीके का होना चाहिए था, यानी बढ़ना इधर की तरफ चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं? वो एक्सेप्शन जो हैं वो कई बार पूछे जा चुके हैं, तो वो मैं आपको एक्सेप्शन बता देता हूँ यहाँ पर। वो एक्सेप्शन क्या है, जरा ध्यान से इसमें देखो कि एक्सेप्शन किस तरीके से चलता है। इसमें जो स्टेबल वाले हैं, क्या आपको स्टेबल वाले दिख रहे हैं? एक तो इसमें स्टेबल कौन है? नाइट्रोजन। दूसरा स्टेबल कौन है? ये अपने स्थान से एक कदम आगे चले जाते हैं। ये अपनी जगह से कहाँ चले जाएंगे? एक कदम आगे। एक कदम आगे जाने का मतलब क्या ये स्टेबल हैं? तो स्टेबल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देंगे। अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, यानी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो हम उम्मीद करते हैं उतनी कि उससे ज्यादा। तो इसका मतलब ये लोग क्या करेंगे? एक कदम आगे चले जाएंगे। तो बताओ लिथियम के बाद अब कौन आएगा? बेरिलियम की बोरॉन। अब आएगा बोरॉन। बोरॉन के बाद कौन आएगा? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद कौन आएगा? कार्बन। कार्बन के बाद कौन? ऑक्सीजन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन नहीं आएगा। 4-5 बार पूछ चुका इस बात को। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, पिछले साल शायद पूछा था, पिछले के पिछले है ना,
कार्बन के बाद नाइट्रोजन नहीं आएगा, कौन आएगा? ऑक्सीजन। और ये एक कदम आगे बढ़ के कौन चला जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कौन? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद कौन? अब नियॉन भी तो स्टेबल है, तो क्या एक कदम आगे नहीं जाएगा? है? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब इसके आगे कोई है नहीं। जो सबसे पहले ही आगे है वो एक कदम आगे जाके क्या करेगा? क्या आप बात समझ गए? तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। केवल एक चीज याद रखनी है, मैं आपको इस ऑर्डर के बारे में एक जरूरी बात बताता हूँ, जरा ध्यान से सुने। ये बताओ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज है डिक्रीज, ऊपर से नीचे आने में साइज इंक्रीज। तो अगर इधर साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो साइज का आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर क्या गड़बड़ हो जाती है? दो लोग स्टेबल आ जाते हैं, और अगर ये स्टेबल आ जाएंगे तो ये अपनी जगह रहेंगे कि थोड़ा सा आगे? एक कदम आगे। अब इसके नीचे वाला जो ग्रुप है, ग्रुप में लिखता हूँ और आप बताएं कि कौन है जो एक कदम आगे चला जाएगा। तो देखो, लिथियम के नीचे कौन आता है? सोडियम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। फास्फोरस के बाद सल्फर। सल्फर के बाद क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद कौन आएगा? आर्गन आएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कौन है जो गड़बड़ करेगा? क्या इसमें मैग्नीशियम गड़बड़ करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि ये कैसा होगा? स्टेबल। और क्या इसमें फास्फोरस भी ऐसा ही? क्या फास्फोरस नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है? तो क्या ये ज्यादा स्टेबल है? तो इसका मतलब ये भी अपनी जगह से एक कदम आगे। तो आप मुझे जरा लाइन से बताएं कि सबसे पहले इसमें कौन आएगा? सोडियम। सोडियम से ज्यादा बोलो, मैग्नीशियम के एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम। तो सोडियम से ज्यादा कौन आएगा? एल्यूमिनियम। फिर एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम से ज्यादा सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद सल्फर की फास्फोरस, सल्फर आएगा। तो कौन आएगा? सल्फर। सल्फर के बाद कौन आएगा? फिर कौन आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आर्गन। सर आर्गन स्टेबल है, एक कदम आगे चला जाएगा, चला जाने दो। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? सर क्या यही काम हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8 तक करते चले जाए? कोई जरूरत नहीं। आज तक पूछे ही कहाँ गए? सेकंड। सर ये वाला हम याद नहीं करना चाहते, हम 8वें ग्रुप की स्टडी करने सर इस बार हमको लगता है वही आएगा। हाँ बिल्कुल लग रहा है हमें भी एकदम। बताओ ये वाला दोनों याद रहेगा? अब ध्यान से मेरी बात सुने। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या क्या बात होनी चाहिए? लीस्ट टाइटली की मोस्ट लूजली? मोस्ट लूजली निकालना है। याद आया? दूसरी बात है कि एक्सो के एंडो, कभी कभी एंडो की ऑलवेज एंडो। पहला आधा, दूसरा आधा, तीसरा आधा। पहले से ज्यादा दूसरा, दूसरे से ज्यादा तीसरा, कभी कभी की ऑलवेज। इसके बाद अगली बात लिथियम, बोरॉन। इसमें से क्या दो दो लोग आगे चले जाएंगे? अच्छा, बहुत दूर आगे की एक कदम आगे, एक कदम आगे। बात समझ में आ गई? क्या यही काम इसमें भी होगा? अच्छा, सीबीएसई वाले क्या करते हैं कि थोड़ा धोखा कर देते हैं। कैसे धोखा करते हैं? देखो, उन्होंने लिखा सोडियम, तो हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा इससे ज्यादा मैग्नीशियम। बताओ सही लिखा कि गलत लिखा है? सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम सही लिखा कि गलत? क्यों यहाँ एल्यूमिनियम नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आया तो कोई गलत बात थोड़ी। जैसे हमारे दो बड़े भाई हैं, एक का नाम है एक्स, एक का नाम वाई। तो बताओ एक्स हमसे क्या है? बड़ा, और वाई भी हमसे क्या है? बड़ा। दोनों ही तो हमसे बड़े हैं ना। तो मतलब चाहे एल्यूमिनियम आए चाहे कौन है? मैग्नीशियम। अब बताओ कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा है? कौन? मैग्नीशियम। तो अगर मैग्नीशियम बड़ा तो क्या ऐसे लिख दें? है कि नहीं? तो इधर भी मुंह और इधर भी मुंह, बढ़िया है कि नहीं? डबल मुंह हो गया। और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा? क्या कई प्रकार के मुंह दिख रहे हैं? तो यही बात तो उसके लिए भी हो जाएगा ना। लिथियम, फिर कौन आएगा? बेरिलियम, एक मुंह इधर एक मुंह इधर,
फिर कौन आएगा? बोरॉन। और बोरॉन से कौन? कार्बन। ये Na थोड़ा सा ऐसे लिख देने कहोगे कि CNA कौन एलिमेंट है। समझ गए प्यारे बच्चों? तो ये ऐसे कर देगा तो घबरा जाओगे? आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कितनी बात याद रखनी चाहिए? इतनी जितनी बताई। कितनी? जितनी बताई। साइज के बारे में सब भूल गए ना? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज। अच्छा एक बात आपको और बताते हैं, दिमाग को 24 घंटे इसी काम में बिजी रखो, क्योंकि वहां पे वही याद आएगा जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में सेव होगा। ब्रेन वहां काम करना बंद कर देता है। कहाँ? और ये ना समझना कि सर ये बताएं ये डरपोक रहे होंगे। महाराणा प्रताप, बड़े बड़े महाराणा प्रताप वहां जाने के बाद अपने नाम की स्पेलिंग में गोला नीचे नहीं भर पाते। नहीं होता है, ए भरना था नीचे और बी वाले में गोला भर देते, रो रहे हैं सर से कि सर वो ब्लेड दे दीजिए उसको, प्रो देना है ना, नाम का गोला गलत हो गया। तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी वाला ही जान गए? चलो तो फिर इसका मतलब हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप तो बता दो। फोर्थ क्वेश्चन, चलो बोलो, हैं? याद रहेगा? आर यू श्योर? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फिर से वही डी ब्लॉक वो एफ ब्लॉक वाला आ गया है। एफ ब्लॉक वाले को अभी लिखना नहीं चाहते, 14 14 28 एलिमेंट लिखो, टाइम बहुत लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस क्वेश्चन पे आ रहे हैं? 6 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बहुत सही बात लिखी है। अच्छा पहले तो ये ढूंढ लिया करो कि भैया सही ढूंढना है कि कई बार इसमें भी धोखा करके चले आते हैं ना, घर आके पता चलता है कि नॉट करेक्ट ढूंढना था। बताओ इसमें करेक्ट ढूंढना है कि नॉट करेक्ट? ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट एलिमेंट। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एक बात मैं आपको इसमें और जरूरी बता देता हूँ, याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। ये जो एटॉमिक नंबर है ये पहली बार मूजली ने बोला था। किसने? मूजली। उससे पहले उससे पहले वाले जितने लोग थे, अब आप कहेंगे सर कौन लोग थे? आओ देखा जाए कौन लोग थे। चलो आओ किताब पे, आओ किताब पे, जल्दी से आओ। आगे पन्ना संख्या 1। आगे बच्चों, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। कैसे सुनना? पहली बात मैं आपको बताता हूँ, सुनो। व्हाट इज द नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक टेबल का नीड बिल्कुल उसी तरीके से था जैसे हम लोग एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन करते हैं। देयर आर सो मेनी क्या उसको कहते हैं, एनिमल्स, so we have to classify them as arthropoda and eupoda। क्या उसमें क्या क्या होता है? सिलाइजिनेला, सिलाइजिनेला प्लांट, सिलेंट्रेटा, वेरी गुड वेरी गुड, वही है। तुम लोगों को लग रहा है कि मुझे याद नहीं है? कहो याद नहीं रहा? प्रोटिस्टा, वही जरूरत यहाँ भी थी, इसलिए क्लासिफिकेशन करना पड़ा। ठीक है। नाउ देयर वर सो मेनी पीपल हु ट्राइड, कई सारे लोगों ने प्रयास किया। पहला देखो, पहला प्राउट का कॉन्सेप्ट मिला। प्राउट ने कहा था कि सब लोग हाइड्रोजन से बने हैं। हाजी बात, क्या सब लोग हाइड्रोजन से बने? जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ। उन्होंने कहा 11 हाइड्रोजन से बने। तो ये मजा ही आ गया उनको, कुछ करने नहीं। क्लोरीन कितने हाइड्रोजन से बना? 17। और फास्फोरस कितने थे? 15। हाजी बातें थी, प्राउड को स्प्राउट बना के खा गए। इसके बाद फिर अच्छा हाँ, लोग तो जानते हो कितने दुष्ट होते हैं। उस समय एटॉमिक मास चल रहा था, नंबर पहली बार कौन लेके आया? मास चल रहा था। ये बताते कि ये इतने से बना, वो इतने से बना। एक आदमी खड़ा हुआ, क्लोरीन कितने से बना? क्या आप क्लोरीन को जानते हैं? उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। अग्नि की जवान हंसने लगी, 35.5 हाइड्रोजन हो सकता है? एटम को ऐसे काट सकते हो क्या? एटम काटा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी। समझ गए। अगला था डॉबरेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड। ये इन्होंने कहा कि 3 के टुकड़े होते हैं, इधर का और इधर का एवरेज करोगे तो 20 आ जाएगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि एटॉमिक मास पे बेस्ड था कि नंबर पे? मास।
नंबर पहली बार, अगले नंबर पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सारेगामा पधानीसा। इन्होंने कहा जैसे 7 सुरों के बाद 8वां आता है वैसे हर बार एलिमेंट भी आ जाता है। बहुत बढ़िया बात बताई थी इसने, क्योंकि 7 के बाद 8वां आ जाता है, लेकिन एक समस्या इसके जीवन में आ गई थी बस, और वो क्या है? वो क्या है? इनर्ट गैसेस। क्या आप इनर्ट गैसेस को जानते हैं? क्या इनर्ट गैसेस बीच में आके सब सारा सुर बिगाड़ देती है? एक तो ये समस्या। दूसरी बात, उस समय तक 10 ही 20 एलिमेंट खोजे गए थे, तो डी वाले तो खोजे ही नहीं गए थे। अच्छा, डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? नहीं, एटॉमिक नंबर 21 से तो ना, 21 के बाद वाले में आओगे तो बताओ कि अब सारेगामा चलेगा कि 18 स्वर चलेंगे? 18 के बाद तो अगला आएगा, एक बार सारेगामा, 2 बार सारेगामा, हारमोनियम बड़ी हो जाएगी ना। नहीं समझे बच्चे? तो 2 रीजन याद रखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट खोजे नहीं गए थे और इनर्ट गैसेस खोजी नहीं गई थी, इसलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज सक्सेसफुल। अगला देखो न्यूलैंड लॉ, उसमें देखो ड्रॉबैक पढ़ो, ड्रॉबैक मिला? एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद कौन आता है? और वो किस ब्लॉक का है? वहां से न्यूलैंड का सारेगामा बंद। कहां से बंद है? डी ब्लॉक। दूसरा है डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस गिव्स डेथ ब्लो। डेथ ब्लो माने क्या होता है? मतलब बेचारे का पूरा नियम फेल हो गया, क्या उसके बाद ये गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं गड़बड़ हो जाएगा? इनर्ट गैस की डिस्कवरी ने गड़बड़ किया। उसके बाद नेक्स्ट है लॉदर-मेयर कर्व। लॉदर-मेयर कर्व मिला आपको? लॉदर-मेयर कर्व में याद रखना रहता है हैलोजन, एल्कली, एल्कलाइन, ट्रांजिशन। 4 पोजीशन याद रखनी रहती है। मेरी तरफ देखो, ये ऐसे उठता है ना कर्व, हैलोजन, एल्कली, एल्कलाइन, ट्रांजिशन। ये गीत की तरह मैंने याद कर लिया था इसको, क्योंकि रटना ही मेरे जीवन का परम उद्देश्य था, तो मैंने रट लिया था हैलोजन, एल्कली, एल्कलाइन, ट्रांजिशन। आप भी याद कर ले, 4 बार बोलोगे तो दोबारा भूलेगा नहीं, ये क्रम से चलता है। तो बताओ कि इसमें जरा देखो, पढ़ो जरा, असेंडिंग पोजीशन पर कौन है? हैलोजन। तो सबसे असेंडिंग पे कौन आएगा? हैलोजन। टॉप पे एल्कली, डिसेंडिंग पे एल्कलाइन, सबसे नीचे ट्रांजिशन। नहीं है बढ़िया गाना? एक गाना है हैलोजन, एल्कली, एल्कलाइन, ट्रांजिशन। क्या गाना है? हैलोजन, एल्कली, एल्कलाइन, ट्रांजिशन। कितना बढ़िया गाना है, हैलोजन, एल्कली, एल्कलाइन, ट्रांजिशन। चारों पोजीशन से ही सवाल पूछा जा सकता है। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी तो है शुरू कहां से हुआ था? कुछ लोग ऐसे कहें हैलोजन, एल्कली, एल्कलाइन। हो सकता है धोखा कि नहीं हो सकता? जब मैंने पहली बार रटा तो एग्जाम में ही धोखा हो गया, मतलब टेस्ट में आया क्वेश्चन तो हम जो हैलोजन, एल्कली, हैलोजन सेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने याद रखा जीवन में मैं था असेंडिंग पोजीशन से शुरू करना चाहिए। कहां से शुरू करो? असेंडिंग। असेंडिंग से स्टार्ट। ए फॉर असेंडिंग, ए फॉर एप्पल। शुरुआत कहां से करेंगे? असेंडिंग। चारों पोजीशन याद होगी, हैलोजन, एल्कली, एल्कलाइन, ट्रांजिशन। तो बताओ असेंडिंग पे कौन आएगा? हैलोजन। टॉप पे एल्कली, डिसेंडिंग एल्कलाइन, और बॉटम ट्रांजिशन एंड मेटलॉइड्स, है ना? 4 पोजीशन के सिवा कुछ नहीं पूछेगा। सेम टाइप के एलिमेंट सेम पोजीशन पाते थे, जैसे टॉप पे सब एल्कली ही आएंगे। एल्कली समझ गया आप लोग? ठीक है। इसके बाद फिर कौन आए थे? मेंडलीव। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल तक सारा मामला किस पे चल रहा था? एटॉमिक नंबर की वेट सब वेट पे चल रहा था, एटॉमिक मास जो भी बोले। उसके बाद फिर अगले नंबर पे देखो, कहीं मूजली मिला? कौन मिला? मूजली। उसमें लिखा है चेंज्ड फ्रॉम एटॉमिक मास टू एटॉमिक नंबर। और आज की जो पीरियोडिक टेबल है, जिसे बोहर-बरी पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक। आप देखते हैं ना एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है, तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये वैज्ञानिक वाली अब घर पे जाके फिर से पढ़ना। फिर उसी क्वेश्चन पे आ जाओ जरा आगे बच्चों। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। मिला? तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यानी ये हमें टिक नहीं करना है, नॉट करेक्ट टिक करना है। दूसरा है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जैसे सोडियम। बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन बता दोगे? 1s2 2s2 2p6 फिर
3s1। अब इसमें कुछ बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो जो ये आगे गिनती लिखी रहती है ना इसमें, ये जैसे यहाँ लिखा है 1, यहाँ क्या लिखा है 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम। क्या बोलते हैं इसको? अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने कितने दिख रहे हैं? 4, लेकिन कितने प्रकार के? 3। एक है 1, एक है 2 और एक है 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को बताता है। किसको बताता है? शेल। अब शेल का मतलब क्या है? याद करो जब तुम लोग बहुत छोटे थे तो उस टाइम पे आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं लिखते थे, ऐसे लिखते थे 2 8 1 लिखते थे कि नहीं? फिर लिखते थे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 एवं तीसरी कक्षा में 1। क्या देखो, एक गिनती वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 गिनती वाले में 8 और 3 गिनती वाले में 1। अब ये जो ऑर्बिट है वो सब ऑर्बिट में केवल ब्रेक कर दिया गया है ना, तो ये नया कॉन्फ़िगरेशन सीखा है। कुल मिला के ये जो गिनती लिखी है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो सबसे बड़ी गिनती हो, सारी गिनतियां देख लो, पूरे कॉन्फ़िगरेशन में देखते चले जाओ, जो सबसे बड़ी गिनती होगी वही उसका पीरियड नंबर होगा। क्या होगा उसका? पीरियड। मतलब बता सकते हो किस पीरियड का एलिमेंट है, तो बताओ इसमें कौन सी गिनती सबसे बड़ी है? 1 की 2 की 3, तो किस पीरियड का एलिमेंट है? पीरियड एलिमेंट। मान लो मैंने कहा कि बोरॉन, क्या आप बोरॉन को जानते हैं? बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 5। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। बताओ लार्जेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? 1 की 2 की 2, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाए, कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट, उसको बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं उसको? जैसे यहाँ देखो किसमें जा रहा है? पी में, तो किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक। इसमें कहाँ जा रहा है? तो कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करे उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक। और जो सबसे बड़ा इसमें गिनती आपको दिखाई दे, लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड पीरियड नंबर। इसमें पढ़ते हैं ऑप्शंस को। द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, बताओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टिक करोगे? नहीं। एटॉमिक नंबर? नहीं। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड। बात समझ में आई बच्चों? और डी ऑप्शन क्या लिखा है? मैक्सिमम एजीमुथल। क्या लिखा है? एजीमुथल। क्या सही लिखा है कि गलत? नहीं समझ में आया? आ गया। चलो जरा एक दो बातें इसमें और इससे रिलेटेड देखते हैं। कितना टाइम हो गया? 6:35 40। तो अभी तक क्यों नहीं बोले थे? चलो